अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। हुकूमत गिराना अमरीकी साजिश थी, नहीं ये जनरल बाजवा की साजिश थी, फिर नहीं ये नवाज़ शरीफ की साजिश थी, फिर ये मोहसिन नकवी की साजिश थी, नहीं 2 साल बाद लगता है कि सिर्फ जनरल बाजवा की साजिश थी। हुकूमत से बात नहीं होगी, ये इख्तियार है ही नहीं हुकूमत के पास। नहीं, अब बात उनसे ही होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं करेगी। महमूद खान अचकज़ई करेंगे। खान साहब की सियासत पर कहने को जी चाहता है कि भाई कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। तहरीक इंसाफ में नाज़रीन अब भी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मुज़ाकरात करने हैं तो महमूद खान अचकज़ई के कंधे पर रख कर क्यों? क्या महमूद खान अचकज़ई की बात इमरान खान तस्लीम करेंगे जो अपने रहनुमाओं के किए गए मुज़ाकरात मुस्तरद कर देते हैं? मैं समझती हूँ कि अगर मुज़ाकरात शुरू भी हो जाएं तो बेनतीजा ही रहेंगे, क्योंकि हुकूमत तहरीक इंसाफ को कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है। क्या हुकूमत इन हलकों को खोलने पर राज़ी हो जाएगी जिन पर तहरीक इंसाफ को एतराज़ है? यकीनन नहीं। अगर ऐसा होता तो ट्रिब्यूनल्स के मामले को लटकाने की कोशिशें न की जाती। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों को ही देख लें तो हुकूमती कमज़ोरियाँ और मजबूरियाँ बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। अगर हलक़े खुले तो हुकूमत शायद न रहे। वैसे हुकूमत की कमज़ोरियों का भरपूर फ़ायदा इस वक्त पीपल्स पार्टी उठा रही है। बज़ाहिर बजट पर मुशावरत न होने का शिकवा है, लेकिन मकसद पंजाब में पंजे जमाना है, मर्जी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाना है। हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए भी तमाम आइनी ओहदों के साथ साथ कुछ ख़ास वजारतें भी अब चाहिए। इस वक्त तक हुकूमत हर महाज पर कमज़ोर दिखाई दे रही है। मईशत हो, सियासत हो, अदालत हो। बानी तहरीक इंसाफ साइफर केस के साथ 9 मई के मुतादिद मुकदमात में बरी हो चुके हैं। क्या ये कमज़ोर केसेस की वजह से है या फिर कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से है? क्या इसी तरह से फैसले आते रहे तो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलेगी? इन तमाम अहम इशूज़ पर बात कर इस प्रोग्राम में मुझे मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सना बुच्चा साहब ज्वाइन कर रही हैं, अतर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सलीम बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। बुखारी साहब, सर आपसे ज़रा मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर ये फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ के तकरीबन अब तमाम अहम रहनुमाओं ने ही मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात का इशारा दिया, अदालतों से भी फिर ये बात सामने आई, लेकिन खान साहब मानते नहीं हैं। फिर अचानक से तब्दीली आती है, सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या जो इत्तेहादी हैं उनके वो दबाव डाल रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं? बहुत शुक्रिया आपका किरण, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि ये मुज़ाकरात का जो मिसनोमर है इसने बहुत सारे शक व शुबात पैदा कर दिए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ऑल सेड एंड डन अभी भी खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात करने का अभी भी उसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में महमूद अचकज़ई को बता दिया है, और आपने सुना होगा कि महमूद अचकज़ई साहब ने भी बड़े हल्के से अंदाज में कहा है कि देखिए नून लीग तो मेरे साथी हैं, पीपल्स पार्टी भी मेरे साथी हैं, नाम लेके उनकी क़यादत का। तो वो भी गुमगू की कैफियत से 2-4 हैं। अब मुज़ाकरात जो है इसकी बात तो बहुत देर से हो रही है, लेकिन ये किससे होने हैं उसकी थोड़ी सी तारीख अगर आप मुझे इजाज़त देंगी। पहले तो ये कि खान साहब और उनकी सारी पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि इन चोरों डाकुओं से, यानी 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज से, पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM से तो बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें पहले एक चौथा एलिमेंट भी था जिसका नाम मौलाना फजल रहमान की JUI है, लेकिन वो अब डीज़ल नहीं होता है, अब यहूदी एजेंट नहीं होता है, तो मुश्तरका मफाद की खातिर एक दूसरे के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। तो वो उनका ख्याल ये था, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि इनसे मुज़ाकरात करने से बेहतर है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ या मैं मर जाऊँ। तो बातचीत करने के लिए PTI की लीडरशिप ना पहले सिंसियर थी ना अब सिंसियर है। वजह उसकी ये है कि PTI बात करना चाहती थी और ख़ान साहब ख़ास तौर से बात करना चाहते थे फ़ौजी क़यादत के साथ, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर जब उनसे बात नहीं बनी तो उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, मैं एक मुलाकात चाहता हूँ आर्मी चीफ़ के साथ। जब उसका भी साफ 2 टोक लफ्ज़ों में जवाब दे दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके बाद फिर उनका एक इंटरव्यू आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो मुलाकात की ख्वाहिश कर करके थक गया हूँ। तो अब ये मुज़ाकरात जो हैं वो अगर इत्तेहादियों के कहने पर हो रहे हैं तो आपको मैं याद दिला दूँ कि खान साहब की तरफ से जब 2-3 मरतबा कोशिश हुई मुज़ाकरात की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर थे और सीनियर क़यादत थी जिन्होंने हुकूमत के साथ, उस वक्त की PDM की हुकूमत के साथ भी और उससे पहले नून लीग और उनकी जो मुश्तरका एक PDM बनी थी उसकी क़यादत के साथ भी मुज़ाकरात शुरू भी कर दिए थे। लेकिन जो ही वो ये कह के वहाँ से उठते थे कि अच्छा अब हम
PTI के पास जाके आपको इसकी तस्दीक करेंगे तो फिर वो कभी पलट के ना करने के लिए भी नहीं आए। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ये है। ऐसी सूरत में दूसरी पार्टियों के पास भी अब लम्हा फिक्रिया है, वो बात तो करते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से नून लीग की सारी क़यादत ने कहा, नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा और राना सनाउल्लाह ने कहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आसिम जरदारी ने कहा, उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, उनकी दीगर क़यादत के लोग जो हैं वो भी कहते रहे कि आइए, हत्ता कि एक स्टेज ऐसी आई इलेक्शन के बाद, अगर आपको याद हो, कि पीपल्स पार्टी ने ऑफर की कि आइए हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं क्योंकि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऐसे ही है। तो वो ना बिलीव करते हैं पार्लियामेंट में। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप अपना मैंडेट लेकर आ जाएं, आप हुकूमत बना लें। जी वो सब याद है, वो नहीं करना चाहते इनके साथ, इसलिए कि वो आखिरी जुमला कह लूँ, इसलिए कि आपको याद होगा इलेक्शन के बाद से बानी PTI का पैगाम लेके PTI की क़यादत बाहर आई थी, ना हुकूमत चलने देंगे, ना पार्लियामेंट चलने देंगे, कुछ भी चलने नहीं देंगे। तो इस माइंड सेट के साथ फिर आप मुज़ाकरात की गुंजाइश कैसे देखते हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। जी सही। सना बच्चा साहिबा, ये मुज़ाकरात की इजाज़त या मुज़ाकरात का इंदिया देगा कौन? क्या महमूद खान अचकज़ई साहब मुज़ाकरात की इजाज़त देंगे, इमरान खान साहब मुज़ाकरात की इजाज़त देंगे? इजाज़त कौन देगा? इजाजत देने वाले इजाजत देते हैं जी, और इजाजत देने वाले इजाजत देंगे तो ही कुछ होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमने सबने मिसरीड किया इमरान खान साहब को और उनकी पॉलिटिक्स को। हम उस वक्त शौक पे चले जाते थे जब वो पता नहीं कौन से मुल्क की कौन से सरहद मिला देते थे, हम कहते थे ओह गॉड ही डजंट इवन नो हिज ज्योग्राफी। फिर हम कहते थे इमरान खान साहब को अपना मुंह बंद करना नहीं आता, ये जस्ट स्लिप ऑफ टंग, बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं। फिर हम कहते थे वो डीजल क्यों कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को। फिर हमने कहा था अचकज़ई साहब का कितना मजाक उड़ाते हैं। तो हम सब ने बड़ा क्रिटिकली इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को देखा है और किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इमरान खान साहब इतना अरसा जेल में इस कदर तरीके से गुजारा कर लेंगे। उसके अलावा ये कि वो फिर 8 फरवरी को मैदान में आ जाएंगे PTI, और उनके सारी टॉप लीडरशिप जो थी वो जेलों में थी, लेकिन इसके बावजूद PTI को वोट पड़ा, और PTI को वोट पड़ा और उनको वोट नहीं पड़ा जो कि लंदन से माशाल्लाह तशरीफ लेकर आए थे, उनको वोट नहीं पड़ा। तो ये जो उनका एक मैनिफेस्टो है या जो भी उनका एक मैंडेट है कि वो आवाम को शॉक देते रहना चाहते हैं और एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह अपनी बात को मनवा लेते हैं। मसला सिर्फ ये है कि बिगड़े हुए बच्चों को थोड़ी जी ही इज वेरी कैरिज्मेटिक और वो बहुत ज्यादा, मगर वो चाहते हैं कि बस मामला उन्हीं के अराउंड जो है वो सर्कल करता रहे। नार्सिसिस्ट क्वालिटीज तो उनकी है ही। लेकिन देखिए अब आप देखिए उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। अब वो मुज़ाकरात की अगर बात भी करें, अगर कोई उनसे मुज़ाकरात की बात करे, वैसे तो ये बात कोई कहेगा नहीं कि आप पहले हमारा मैंडेट वापस करें, कि आपको वो मैंडेट वापस क्यों करेंगे। आप देख लीजिए तारिक फजल चौधरी साहब हों, खुर्रम साहब हों, ये अंजुम अकील साहब हों, ये 3 लोग जो गए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने, तारिक जहांगीरी साहब पर उन्होंने नेपोटिज्म का इल्जाम लगा दिया। उसके बाद शकूर पराचा साहब एक साबिक जज हैं, उनके लिए एक नया कोर्ट ट्राइब्यूनल बन गया। मतलब PMLN ऐसी हरकतें करती है कि वो फिर सबको शाकी कर देती है, और कोई सिंपैथी वोट या कोई थोड़ी बहुत जो सही समझ रखता है वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है जो आज बात कर रहे हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की। तो जो लोग सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ खड़े हैं वो उनकी बात से अपना बात को मना लेते हैं, और इसीलिए हम समझते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए लगता है कि यार कल तक तो इमरान खान के क्रिटिक्स थे भाई, हम इमरान खान के क्रिटिक आज भी हैं, उसकी पॉलिटिक्स के क्रिटिक आज भी हैं, लेकिन अगर अवाम ने उनको मैंडेट दिया है और आपने उस पर डाका डाला है और इस कदर भोंडे तरीके से डाला है और इस कदर भोंडे तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। और आप देखिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना उनको मैंडेट वापस होगा, क्योंकि मुज़ाकरात करने वाले जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब वापस बाहर निकल आए तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो बाहर बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब को अगर उन्होंने बंद रखा तो दूसरे जो हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब ये कोर्ट सेटल करने वाला मामला है। अब 80 लोगों को आप कल एक रैली पर आपने 80 लोगों पर पर्चा डाल दिया है, शोएब शाहीन साहब समेत। मतलब आप 80 लोगों को एक जगह इकट्ठे नहीं होने देते, उनको आप चार दीवारी में कॉन्ग्रेगेशन नहीं करने देते, आप उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात लगाते हैं, फिर आप इतना भोंडा केस बनाते हैं साइफर का जिसमें जस्टिस हसन ज़ुल्फ़िकार ने पहले से फैसला लिखा होता है। मतलब आप कोई चीज तो ठीक कर देते। सही बिल्कुल ठीक। अतर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइए, क्या मुज़ाकरात के लिए बैकडोर किसी किस्म का कोई राबता हो रहा है? दोनों तरफ से कोई संजीदगी आपको दिखाई दे रही है, नजर आ रही है?
देखिए, जहाँ तक सियासी जमातों से मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि उसके नतीजे में इस वक्त कुछ निकल सकता है। बातें तो होती रही, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा गया, दूसरे जो हुकूमती दोस्त हैं उन्होंने भी कहा, लेकिन जो 2-1 दिन पहले मिलने गए थे लोग इमरान खान साहब को जेल में, उनसे जब बातचीत हुई वहाँ पे तो उन्होंने दोबारा वही बात की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हाँ, इत्तेहाद की सतह पे अचकज़ई साहब बात कर सकते हैं। अचकज़ई साहब की ये ख्वाहिश है, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को भी बताया था कि नवाज शरीफ साहब को हमें एंगेज करना चाहिए, दीगर सियासी जमातों को एंगेज करना चाहिए, तो बातचीत तो होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। देखिए, बातचीत किस चीज़ के ऊपर होगी? जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं वो किस मुंह से वो मुज़ाकरात करेंगे या किस मुंह से वो जमहूरियत की बात भी करते हैं? उन्होंने मखसूस नशिस्तें भी दूसरी जमात की अपने नाम कर ली। ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने दी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग बाकायदा इलेक्शन कमीशन गए, बाकायदा अदालत में गए कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें क्या ये जमहूरी सोच है कि वोट इमरान खान को पड़ा हो और सीटें जो है वो मियाँ साहब के बंदों को मिल जाएं। तो इस वक्त तो मुज़ाकरात का मतलब ये है कि आप अपनी हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि जी मैंडेट चोरी हुआ है, इस पे तहकीकात करवाएं, फॉर्म 45, 47 वाला मसला है, इस्लामाबाद के 3 हल्के बात करें। जी बिल्कुल, और इस्लामाबाद के 3 हल्के जो खुले हैं वो भी हमारे सामने है, वहाँ पे हुकूमत कितनी मुश्किल में है। तो मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में इस वक्त कुछ निकल सकता है। जब भी बात होगी, देखें जिस तरह जरदारी साहब यहाँ पे कहते होते थे, उन्होंने एक जलसे में कहा था कि जी हमसे फार्मूले पूछ रहे हैं। मैंने उन्हें कहा फार्मूले मत पूछो, पहले उसको फारिग करो तो फिर बात होगी। इसी तरह मरियम बीबी और मियाँ साहब भी यही कहते थे, लाने वालों से लड़ाई है, लाने वालों से बात होगी, और बात उन्होंने भी लाने वालों से की। और वो जो सिविलियन सुपरमेसी उन्होंने कायम करनी थी, वो जिस नहज पे चीजों को लेके आए वो पूरी कौम के सामने अब ओपन सीक्रेट है। तो अनफॉर्चुनेट साइड यहाँ पर 3 पैनलिस्ट मेरे बैठे हुए हैं, तीनों को ये लगता है, ऐसा महसूस होता है, और जितने भी सियासत को जो गौर से देखते हैं उनको लगता है ऐसा कि मुज़ाकरात किसी भी सूरत कामयाबी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आते, बेनतीजा ही दिखाई देते हैं। अब हुकूमत ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उनके पास पीटीआई को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर कहीं पर भी ये सोचना कि किसी भी तरीके से क्या ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा सकते हैं अतर? नहीं, इस वक्त तो देखें बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में, इसलिए कि मुज़ाकरात होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात होंगे यहाँ पे, मतलब कौन सी ऐसे कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पे ये लोग एग्री करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले या तहरीक इंसाफ वाले? तो इनमें तो कुछ नहीं है। एक वो लोग हैं जो कुछ इस मुल्क में हुआ, जिस तरीके से इंतखाबात में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ख्वातीन सियासी वर्कर्स के साथ हो रहा है, जिस तरीके से एक सियासी जमात को कालादम करार देने की बातें हो रही हैं, बल्ले का निशान लिया गया, जो कुछ भी हुआ जिसके ऊपर आलमी सतह पर रिएक्शन आया, या इतना रिएक्शन आया कि हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत के चीफ जस्टिस साहब ने ख़त लिख के एक्सप्लेन किया कि जी बल्ले का निशान हमने क्यों लिया। उन सारी चीज़ों के बेनिफिशरी कौन है? वो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं। तो वो तो इस वक्त जो अमल है उसके बेनिफिशरी हैं। अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, हालात बेहतर होते हैं, तो हुकूमत को तो नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मुज़ाकरात के नतीजे में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हो सकती है। देखिए, अब प्रॉब्लम ये है ना कि सियासी स्टेबिलिटी के लिए, इस्तेहकाम के लिए भी तो कुछ करना ज़रूरी होगा ना। अब सलीम साहब ये फरमाइएगा सर, इस वक्त पीटीआई के लिए या अचकज़ई साहब के लिए स्पेशली ज़्यादा मुश्किल काम क्या होगा सर? हुकूमत से बात करना उनके लिए मुश्किल काम होगा, या मौलाना फजल रहमान साहब से उनके लिए बात करना मुश्किल काम होगा? और फिर ये कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब महमूद खान अचकज़ई की क़यादत कबूल करेंगे अगर ये इत्तेहाद बनता है और ये इत्तेहाद हुकूमत से बात करता है तो? क्योंकि मैंडेट तो पीटीआई ने अचकज़ई साहब को दे दिया है। जी, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ अगर आप मुझे इजाज़त देगी तो जो कुछ कहा गया है उसके ऊपर तबसरा करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से बात हो रही थी, बिल्कुल बहुत कोई शुबा नहीं इसके बारे में कि 2024 के इलेक्शन रिग हुए, किस लेवल पर रिग हुए ये तो अब हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बताएंगे। लेकिन हम में से कोई भी शायद 2018 के इलेक्शन की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त वो कुछ हुआ था जो पाकिस्तान की 76 साल 77 साल तारीख में कभी नहीं हुआ, इसलिए कि जिस किस्म की धांधली छोटा लफ्ज़ है उसको बयान करने के लिए, और वो उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल किसी सबूत की ज़रूरत है, क्योंकि जो जिम्मेदारान थे उन्होंने अपनी सर, वो आरटीएस का इलेक्शन था, ये ईएमएस का इलेक्शन था। जी, मैं वही अर्ज़ करूँ आपसे कि जो है ना, जब हम बात कर रहे होते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस की, तो हमें कंपैरेटिव टर्म्स में ज़रूर बोलना चाहिए। जो अब हम समझते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये पहले नहीं हुआ,
ये जो कुछ उस वक्त हुआ था वो भी पहले नहीं हुआ। अदारों की तजलील की बात की जा रही है कि जनाब इस एक्शन से बहुत बड़ी तज़हीक हुई पाकिस्तान की कौम की बाहर, लेकिन मैं आपको ज़रा 2-3-4 हवाले जल्दी से दे दूं। जब पाकिस्तान के ग्रीन झंडे जल रहे थे तो शायद तज़हीक नहीं हुई। जब पाकिस्तान के पासपोर्टों को आग लगाई जा रही थी तज़हीक नहीं हुई। जब पाकिस्तान की लीडरशिप की और जजों की तस्वीरें लगा के, जूतियों के हार पहना के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर पोस्टर नुमा जब गश्त किए जाते थे तब भी तज़हीक नहीं हुई। तो ये जो हम एक कंपैरेटिव टर्म को देखे बगैर फैसला और जजमेंट सुना देते हैं, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती है। मैं तफसील में जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, वरना मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि साइकिल टूटना चाहिए। 2018 में जो ऑपोजिशन में था वो ये सब कुछ करता रहा, अब 2024 में जो ऑपोजिशन में वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये साइकिल टूटना चाहिए ना सर। किरण, पहली बात तो ये है कि खान साहब और उनकी पार्टी किसी की लीडरशिप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये वही अचकज़ई साहब है ना जिसकी बुक्कल मारने की नकलें उतारा करते थे खान साहब। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है ना जिसको नारे लगवाया करते थे जलसों में डीजल डीजल के। ये क़यादत अब कैसे कबूल हो गई है? मुझे तो मौलाना साहब की भी समझ नहीं आती कि भाई साहब आपको क्या हो गया है, क्या आपको याद नहीं है किस किस्म की ज़िल्लत आपको उठानी पड़ती थी? तो एनीवे, ये वक्ती, ये जो हर तरफ से मुज़ाकरात की बात आ रही थी ना, 3 स्टार 2 जनरलों ने कहा कि हमारे से कोई तवक्को न रखे, सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करें। चीफ जस्टिस ने भी यही कहा। उसने कहा ठीक है आप जो कुछ कह रहे हैं के कोर्ट से तो ये बॉल निकल गई ना आगे, उन्होंने तो अपना मैंडेट दे दिया महमूद खान अचकज़ई साहब को। अब सवाल ये है कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना लेंगे और वो इनकी क़यादत को कबूल कर लेंगे? देखिए, ये भी शायद हो जाएगा, लेकिन आप उसका क्या करेंगे कि मुज़ाकरात की ऑफर देने के 48 घंटे के अंदर अंदर खान साहब अपनी वापस पोजीशन पर चले गए कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुत्तहिदा से तो बातचीत नहीं हो सकती, तो फिर किससे बात करेंगे आप? तो मैं बेसिकली आप कह रहे हैं ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यही सवाल अगर मैं सना साहिबा के सामने रखूं, सना साहिबा, ये वाकई ये इतना इजीली हो जाएगा? महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए मौलाना साहब से बात करना इतना ही आसान होगा और मौलाना साहब के लिए महमूद खान अचकज़ई की क़यादत को कबूल करना भी इतना ही आसान होगा? मेरा ख्याल है कि एक तो मैं सलीम बुखारी साहब की बात को जवाब का थोड़ा एक्सटेंड करूं, उसको 2018 के इंतखाबात में बिल्कुल बहुत बुरा हुआ था, बहुत धांधली, बाप ऑफ धांधली हुई थी, लेकिन ये फॉर्मिडेबल किस्म के ओपोनेंट्स की तरह सामने नहीं आए थे। इन्होंने सर तस्लीम खम करके पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाई थी, विच वाज अ गुड थिंग। लेकिन उसके बाद लॉन्ग मार्चेस करते करते मौलाना साहब को जब आईनी तरीके से ये हुकूमत का जब तख्ता उलटने का मौका मिला तो उन्होंने वो किया। तो ये ऐसा हो सकता है। और मेरी जो इतलात हैं वो ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो अब हाथ बढ़ाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इनकी मुलाकातें होंगी, इमरान खान साहब की। और ये मुमकिन है कि या तो ये दो मिल जाएं, मौलाना साहब अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे। मौलाना साहब और बशर अचकज़ई के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं वो अभी भूल चुके हैं। शरानी ग्रुप भी कह रहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है मौलाना साहब पर, अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। मसला सिर्फ ये है, मसला बहुत सादा है कि आप मुज़ाकरात के थ्रू करना क्या चाहते हैं। देखिए, अगर आपने ये साइकिल तोड़ना है तो फिर आलिया हमजा, सनम जावेद, इन लोगों को आप रिहा करें एज अ जेस्चर, गुडविल जेस्चर। आप हुकूमत में हैं, आप पंजाब की हुकूमत में हैं। उन्होंने जो भी किया, कोर्ट वाटर हाउस पे हमला किया, सब कुछ किया, बहुत सारे लोगों ने किया, वो निकल गए हैं ना, वो दूसरी पार्टियों में भी चले गए हैं ना, उनके तो जियो फेंसिंग में नाम भी आते रहे और वो इलेक्शन में माशाल्लाह दूसरी जमात में भी आए। तो आप इनको क्यों नहीं छोड़ सकते? इनको छोड़ने में क्या एतराज है? तो आप अगर थोड़े से गुडविल जेस्चर दिखाएंगे। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की सना, मैं जरा मैं इसी बात पे थोड़ा सा आपसे मजीद बात करना चाह रही हूँ। आपने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि आपके पास ये इतलात मौजूद हैं कि हो सकता है कि जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, समहाउ मिनिस्ट्रीज उनके पास नहीं है लेकिन फिर भी इत्तेहाद में तो हैं, वो निकल जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाए। तो क्या यही वो रीज़न है, यहीं से वो आगाज़ हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शिकवों पर आ गई है, चीन के मुआहदों के हवाले से, IMF के मुआहदों के हवाले से शिकवे कर रही है, फिर बजट की तैयारी में शामिल नहीं किया गया, ये शिकवा हो रहा है, फिर साथ साथ अलहदगी की धमकियां भी हो रही हैं। तो ये आंखें दिखाना इसी वजह से शुरू हो गया है क्या?
देखिए, अब्रप्ट एंडिंग तो नहीं होगी, इस हुकूमत की अब्रप्ट एंडिंग नहीं होगी। इस हुकूमत को बहरहाल चीन ने सपोर्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया है, कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है या इस हुकूमत ने अपनी वैल्यू मनवाई नहीं है। लेकिन आप देखिए, जब आपके अपने इत्तेहादी टोकन शिरकत के लिए 4 लोग अपने भेजते हैं, आपका कोरम नहीं पूरा होता, मतलब वाकई फिर यानी कि बात ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एपोलिटिकल हो गई है, क्योंकि कोरम भी पूरा नहीं होता। बेचारे मोहम्मद औरंगजेब साहब खिताब करने के लिए खड़े थे और कोरम पूरा नहीं था। तो ये मैं आपको कह रही हूँ कि बिल्कुल ये होगा कि मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब यहां तक आएंगे कि मैं बिलावल से बात करूं, और बिलावल से 4-5 मुलाकातों के बाद शायद बजट भी मंजूर हो जाए, इस असना में 4-5 महीने और गुजर जाएं, फिर ये मुमकिन है। और मेरी इतलात बहुत जो है वो ये है कि यहां तक तो खान साहब मान गए हैं कि वो बिलावल से मुलाकात करने को तैयार है। सही। अब आपको लगता है अतर कि पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी में साथ दे देगी हुकूमत का? देखें, पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त की सियासत है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आवाम के शौर की तौहीन हो नहीं सकती। ये बजट जो है किस मुल्क में, यूगोस्लाविया में बन रहा था, पीपल्स पार्टी वाले पहले किधर थे? इनको बजट पे क्या एतराज़ है? इनको किसी एक्स्ट्रा टैक्स पे एतराज़ है? आपको इन्होंने बताया कि जी बजट की ये शिक है, इस पर हमें एतराज़ है। तो और इसी तरह हत्के इज़्ज़त का जो बिल आया था पंजाब में, वो इनके गवर्नर को गया, गवर्नर साहब ने वापस नहीं भेजा, बल्कि छुट्टी पे चले गए और मुकाम गवर्नर साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए। तो पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे आवाम के शऊर की तौहीन कर रही है, एब्सोल्यूट कॉन्टेम्प्ट शो कर रही है लोगों को। वो ये समझते हैं कि ये अभी भी 80 और 90 की दिहाई है कि आज जो है हम ये बात कर देंगे, कल वो बात कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, चाहे वो बजट आ रहा है, उसमें भी पीपल्स पार्टी उतनी जिम्मेदार है। इस वक्त जो ख्वातीन सियासी वर्कर्स के साथ हो रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी उतनी ही जिम्मेदार है। जो इस वक्त सेंटर में हो रहा है, जो माशी हालात हैं, पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई एतराज बताया कि इस बजट से उनको एतराज क्या है? तो उसमें एक एतराज तो 2 दिन पहले नबील गबोल साहब प्रोग्राम में मौजूद कि एक एतराज तो हमारा ये भी है कि जो सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स लगाया गया है मजीद, तो ये भी हमारे एतराजात में शामिल है। जी, तो फिर उनसे कह दें कि वो ये बजट ना मंजूर करवाएं। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि ये बजट इधर ही बन रहा था ना, इसी जहां पे जो सेनेट की फाइनेंस कमेटी है उसका कौन सरबराह है? जो पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज हैं उनमें कौन लोग बैठे हुए हैं? इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कौन लोग हैं? क्या इन्होंने हुकूमत से पूछा कि जी बजट कब बन रहा है, किस तरह बन रहा है? आप हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे वोट से बजट पास होगा, अदरवाइज तो हुकूमत गिर जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से वो जिसे आप कहते हैं ना कि लोगों के आंखों के ऊपर वो चादर डालने वाली बात है। ऐसा हो नहीं सकता है कि अब जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्रेडिट दोनों जमातों को जाता है, क्योंकि दोनों जमातों की हुकूमत है। और अब बाद में ये इतराज करते हैं क्या फायर वॉल के ऊपर बिलावल साहब ने कोई बात की? क्या उन्होंने एक्स बंद है इस मुल्क में 4 महीने से ट्विटर बंद है? सारा सिलसिला हो रहा है ना जो पीडीएम की गवर्नमेंट में हुआ था सर, कि जो कुछ बुरा हुआ था उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन जो कुछ अच्छा हुआ था तो उस पर मुसलसल जो है वो बिलावल साहब की वजारत खारजा मुसलसल उसका क्रेडिट ले रही थी। प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। सलीम साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, ये अदलिया में मुदाखलत के इल्ज़ाम की जो फहरिस्त है वो क्यों बढ़ती जा रही है और फिर इसका नतीजा क्या देखते हैं फिर आप? जी मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। जो तो सना बुच्चा ने कहा, हमारी साथी हैं, हमारी कलीग है, बहुत दिल में इज़्ज़त है इनकी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के हवाले से सॉरी कि उनकी जो है वो कोलिशन बनने के इम्कानात पूरी तरह से मौजूद है। ये अंदाज़ा नहीं है, ये खबर है अब तक के हालात के तहत। दूसरी बात जो अतर ने कही, वो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कह रहे हैं कि वो शरीक जुर्म है हर उस जुर्म में जो इस वक्त की हुकूमत कर रही है, या इससे पहले जब पीडीएम की हुकूमत थी उसमें जो कुछ किया उसमें वो जिम्मेदार है। अब आ जाइए आपके अदलिया के सवाल की तरफ। नहीं सर, इससे जब आप ये बात करें तो फिर अपने इस पे भी तजिया दे दें ना, मुख्तसरन बता दें कि बजट मंजूरी में साथ दे देगी फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का? पीपल्स पार्टी जो कुछ अब तक ले चुकी है, जी मैं आ रहा हूँ, जी मैं कर रहा हूँ, ये जहां जो कुछ पीपल्स पार्टी अब तक ले चुकी है हुकूमत से
और जो कुछ मज़ीद लेना चाहती है इसके लिए आप देख लीजिएगा कि वो बजट मंजूर कराएंगे, साथ मिल के बाकायदा वोट देंगे। आपने देखा नहीं है कि पहले तो जब बजट इजलास शुरू हो रहा था तो पीपल्स पार्टी उसमें आना नहीं चाहती थी, लेकिन जब 3 सीनियर बंदे गए तो फिर वो सिंबॉलिकली वापस आ गए थे। यही कुछ पंजाब के बजट के वक्त भी उन्होंने किया। तो मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी वोट करेगी, बजट पास कराएगी, क्योंकि अभी वो पंजाब में स्पेस मांग रहे हैं हुकूमत वक्त से, यानी नून लीग से। वो स्पेस भी उन्हें मिल जाएगी। यहाँ उनके तकाजे कोई ऐसे नहीं है जो पूरे नहीं किए जा सकते। कुछ जगह वो DPOs लगवाना चाहती हैं, कुछ जगह वो कमिश्नर लगवाना चाहती हैं, वगैरह वगैरह। अगर इस तरह की लेन देन की बात है तो ये तय हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब के बारे में भी मैंने ये तो कह दिया कि मैं सना मुच्चा की खबर से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन वो भी बहुत कड़वा घूंट होगा खान साहब के लिए, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई रास्ता निकला तो वो किसी वक्त भी इस पोजीशन से वापस जा सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। सर अब वो बताइए, अदालत का जो मैंने आपसे सवाल किया था, ये जो इल्जामात हैं इसकी फहरिस्त कैसी तब्दील होती जा रही है अदलिया के हवाले से? जी करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है कि पूरी तारीख हमारी भरी पड़ी है कि अदलिया और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा एक पेज पर रहे हैं। ऐसे ऐसे ताला आजमाओं ने यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप की है, उन सब के उन इक़दामात को, उन सब आयन तोड़ने के जो इक़दामात थे उनको इंडेमनिटी और लीगल कवर देने का सेहरा हमारी अजीम अदलिया के सर है। मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ और चैलेंज कर सकता हूँ अगर कोई मेरी बात को गलत साबित करे। अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि एक ऐसी पार्टी, तीसरी कुव्वत, जो लेके भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आई थी, उसके मुकाबले में अदलिया ने जंग छेड़ ली है अशराफिया से कह लीजिए या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। मेरे ख्याल से साफ तौर पे कहना चाहिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ये जंग कहाँ तक जाएगी? ये एडवेंचरिज्म माजी में भी हुआ है। कुछ जजेस ने इस तरह की आवाज़ें उठाई थी, फिर उनका हशर भी हमें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। अगर आपको याद हो भुट्टो के केस में लाहौर हाई कोर्ट में जिन जजेस ने उनको बेल दी थी, फिर उनका क्या हशर हुआ था बाद में, वो हमें सब अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। ये लड़ाई अब अपने मंतकी इंजाम को पहुंचने वाली है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैं फैसला नहीं कर सकता, है तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये लड़ाई अब मजीद ज़्यादा फैलेगी भी नहीं और मजीद आगे भी नहीं जा सकती। छोटा सा ब्रेक लीजिए जी। आज चांद रात भी है, कल ईद उल अजहा भी है, तो जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं लाइटर नोट पे भी थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान सना बुच्चा साहिबा, सलीम बुखारी साहब और अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब, ज़रा इस सेगमेंट का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। याद होगा आपको शेख रशीद साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना जुमला हुआ करता था। हर साल वो ये जुमला कहा करते थे कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। तो क्या इस साल कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है, कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि हुकूमत वक्त का वक्त जो है वो पहले ख़त्म हो जाए और इलेक्शन पहले हो जाए? एनी पॉसिबिलिटी? देखिए, इन जनरल सेंस में बात करूंगा कि बहुत सारी चीज़ों का वक्त अब ख़त्म होता जा रहा है। अब यहाँ पे सियासत जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब या फिर मियाँ साहब या जरदारी साहब या बिलावल साहब या मरियम बीबी, ये उनके गिर्द नहीं घूम रही है। असल में जो मेन इशू है उसको बहुत सारे लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि इस वक्त अवाम क्या वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो बात सही है, जो आइन और कानून है उसके मुताबिक होना चाहिए। आज इमरान खान साहब बाहर आएँ और वो आप बैठें पीपल्स पार्टी के साथ, अगर वो शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा इररेलेवेंट ना हो जाएं, उनकी उससे बड़ी कुर्बानी ना हो जाए, तो आप जो मर्जी मुझे कह लीजिएगा। तो ये इस वक्त हम उस दौर से गुजरे हैं जहाँ पे लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं। जिस किस्म की हरकतें इस मुल्क में हो रही हैं, इंतहाई सस्ते बजट वाली जो फिल्म होती है उसमें इस किस्म के होते हैं जी, अदालत को घेर लिया, बंदा उठा लिया, ये इस किस्म की बातें जो है। क्या आपको लगता है कि ये एक संजीदा रियासत चल रही है, एक संजीदा मुल्क चल रहा है? जिस किस्म की बातें हम सुन रहे हैं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब क्या फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ जज साहिबान क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबको सोचने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिशियंस। ये लोग जो हैं, मेरे ख्याल में लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, जिसकी भी हुकूमत हो। सही है। वैसे बुखारी साहब, जेल में कैदियों को इजाजत होती है कुर्बानी की? सर नहीं भी होती तो होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जेल में होने वाले लोगों की अपनी कुर्बानी हो जाती है, विच इज़ अ बैड थिंग। मेरे ख्याल से इसकी इजाज़त होनी चाहिए। वैसे भी बानी PTI अगर वहाँ से कह देंगे तो जितनी मर्जी कुर्बानियाँ उनके नाम के ऊपर कर दी जाएंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पॉपुलर लीडर हैं वो। लेकिन असल बात यह है
कि कुर्बानी तो देनी पड़ेगी किसी ना किसी को, चाहे अपने स्टांस की, अपने स्टैंड की, चाहे अपनी ज़िद की, चाहे अपनी अना की। कुर्बानियों के बगैर बात बनने वाली नहीं है। अगर हम ये समझें कि सब ठीक हो जाएगा अचानक से, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। बहुत लोगों को, बहुत स्टेक होल्डर्स को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। जी सही सही। सर वैसे करते क्या है आप कुर्बानी के दिनों में? क्या छुरी वुरी चलाते हैं खुद? स्क्रीन पे तो आप जबान से छुरी चला देते हैं दिलों पर, वैसे कुर्बानी के जानवर पे छुरी चलाते हैं? नहीं, वो चूँकि मेरा प्रोफेशन है ज़बान चलाना, इसलिए वो उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुर्बानी के लिए तो कसाई की छुरी चाहिए होती है, और वो भी इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कसाई की छुरी होगी। हमारे लिए ये काफ़ी काम है, सुबह से शाम तक यही करते रहते हैं। जी सही। सना साहिबा, इस साल वैसे मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है। जैसे ही मेरा जानवर आया वैसे ही उसने भागने की कोशिश की है, घर के लोगों को ज़ख्मी भी किया, और फिर उसके बाद वो कूल डाउन हुई है और काम डाउन हुई है। आपके साथ हुआ है कभी वैसा ऐसा वाक़या कोई कि जानवर आया हो और फिर भाग गया हो? नहीं, मैं जानवरों से दिल नहीं लगाती, क्योंकि जब उनकी कुर्बानी होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हमारे घर में पूरी मंडी लगती है, क्योंकि मेरी बहन भाई काफ़ी आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो सब हमारे ऊपर डाल देते हैं कि हम ही उनकी कुर्बानी करें और बांटें। तो हमारे यहाँ तो एक पूरी मंडी लगी हुई होती है, तो हमारा 3 दिन यही काम है। और कसाई मैं सोच रही हूँ है, ये बंदों के साथ जानवरों वाला सलूक कर लेती हैं। इतना बड़ा इल्जाम। अच्छा, ये पता नहीं कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। मैं हर किसी को उसकी जगह पे रखती हूँ बुखारी साहब, ये बात मानने वाली है वैसे। आप कुछ बता रही नहीं, तारीफ कर रहे हैं कसाई के हवाले से। हाँ, मैंने कहा कसाई को बस अब हम ढूंढ रहे हैं कि छुरियां तेज हो जाए उसकी, तो कसाई बहुत पैसे बनाएंगे और हम फिर बहुत सारा गोश्त बांटेंगे, और मैं उसमें से कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा, वैसे कुछ बनाती है सना आप? जी, मैं कलेजी मैं ही बनाती हूँ। जी खुद। ओह वाओ। तो अथर आप कुछ बताएंगे? वैसे आपकी तो पाकिस्तान में ईद होती होगी, कभी आप यूके में ईद करते होंगे, तो क्या करते हैं कुर्बानी के लिए? स्पेशली आते हैं फिर और आकर कुर्बानी करते हैं? वैसे तो अभी आप कुछ अरसे से यहीं पर ही हैं। जी, पाकिस्तान में हो तो यहीं पे कर लेते हैं, मुल्क से बाहर हो तो वहाँ पे भी अब तो जहाँ पे अपनी कम्युनिटीज़ की शॉप्स वगैरह हैं तो वहाँ पे भी आप घर में ला के तो जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते, लेकिन आप एक मखसूस रकम अदा कर देते हैं तो वो जानवर ज़बह करके आपके घर पे उसका गोश्त डिलीवर कर देते हैं, जो आप दूसरों को दे देते हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में किया जाए, यहाँ पर मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी करते हैं, उधर भिजवा दिया जाए अगर मुल्क से बाहर हो। अगर मुल्क में हो तो फिर तो अपने घर पर ही करते हैं। और कुछ पका लेते हैं वैसे अमूमन? वैसे बाहर रहने वाले लोगों के अंदर ये टैलेंट तो जरूर होता है कि वो खुद पका ही लेते हैं, मजबूरी भी हो जाती है ना? नहीं, मैं तो सारा खाना वगैरह पका लेता हूँ। अगर मेरी छुट्टी हो तो घर में 90% कुकिंग मैं ही करता हूँ। बेगम साहिबा तो बहुत कम करती हैं। अगर मैं घर पे हूँ तो कुकिंग वगैरह मैं सारी कर लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। थैंक यू सो मच। कोई लास्ट में बुखारी साहब कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि ऐसे मौके पर हम प्रोग्राम की क्लोजिंग कर रहे हैं कि ऑब्वियसली कल ईद है, तो कोई अगर कोई मुख्तसर मैसेज देना चाहें? जी, मेरा मैसेज यही है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये बात लोगों तक पहुँचे कि आपस की दोस्तियाँ, आपस के ताल्लुकात, आपस के रिश्ते जो हैं उनको सियासत की नज़र ना होने दें। इंसान हम पहले हैं और सियासतदान या सियासतदानों के हमायती हम बाद में। जी दुरुस्त। सना साहिबा, एक में छोटी सी बात करना सॉरी, गो अहेड, मैं सॉरी। जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इस बार कुर्बानी की बारी जो है वो गलत की होनी चाहिए और सही सिमत में सोचने वाले, सिविलियन सुप्रीमेसी वाले कुर्बान नहीं होने चाहिए। और ये अज़म हमें कर लेना चाहिए कि हम इसको अब कुर्बान नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो सियासतदान हो। सियासतदान तो वैसे कहते हैं अखलाकियात से पाक ही हो जाते हैं वो जब सियासत में जाते हैं, लेकिन कुछ अखलाकियात वापस सियासतदानों को भी अपनानी पड़ेंगी। सही। अथर जी, मैं छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा। जो बुखारी साहब ने पहले बात की थी ना कि बहुत सारे लोगों को या इम्पोर्टेंट लोगों को अपने अनाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी हर तरफ, सियासी साइड पे भी, चाहे वो कोई जेल में है या कोई जेल से बाहर है। मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है इस मुल्क के लिए। इस ईद के मौके के ऊपर सबको सोचने की ज़रूरत है। और ये जो बात की है बुखारी साहब ने, छोटी सी कुर्बानी दे दें अपनी अना की और मुल्क को लेके आगे चलें साहब।
और असल कुर्बानी भी यही है सर, अना की कुर्बानी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, समा टीवी की तरफ से तमाम देखने वाले नाजरीन को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह नाजरीन से अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी खुशियों में भी ज़रूर याद रखिए। अल्लाह निगहबान।